बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, हर गुजरता दिन पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बुरी खबर लेकर आ रहा है। हुक्मरान पाकिस्तान की आवाम से झूठ बोलते हैं कि तरक्की की राह पर पाकिस्तान गामजन हो चुका और इसके सम्राट आम आदमी तक पहुंचना शुरू हो गए। झूठ का यह आलम है कि पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ इस तरह बनाया जा रहा है कि कभी कर्जे लेकर भी किसी कौम ने तरक्की की है? क्या खैरात मांगकर भी कोई कौम अपने पांव पर खड़ी हुई है? कभी खड़ी नहीं हुई। तमाम ताकतों को अब यह एहसास सताने लगा है कि जिस शख्स को हमने पाकिस्तान की सियासत से माइनस किया था वो माइनस तो नहीं हो सका, प्लस प्लस हो गया, बल्कि हम अपनी सियासत, अपनी मरूसियत, अपने ख्यालात, अपनी तदबीरों और अपनी हुकूमत समेत जो है पाकिस्तान की आवाम के सामने माइनस होते जा रहे हैं। और व्यूअर्स, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की मईशत किसी के काबू में नहीं आ रही, ऐसे वक्त में इक़्तिदार की राहदारियों में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अडयाला जेल के दरमियान राब्ते की कोशिश की गई है। और व्यूअर्स, पता यह भी चला है कि राब्ता हुआ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम इमरान खान तक पहुंचाया गया है। अब आगे से क्या जवाब मिला वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन ये लोग जिन्होंने ये राब्ता करवाया, जिसमें पाकिस्तान के साबिक वफाकी वजीर भी शामिल हैं, सियासतदान हैं, एक साबिक जर्नैल भी हैं, उनका ये ख्याल है कि जब तक इमरान खान और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सीज फायर नहीं होगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और इस वक्त जो हमें तकसीम नजर आ रही है पूरे मुल्क के अंदर, तमाम तबकात के अंदर, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। अब व्यूअर्स, जिन लोगों ने खान साहब से राब्ता किया, इस राब्ते से पहले, और ये शख्सियात कौन हैं, आपको याद होगा कि मुशाहिद हुसैन सईद साहब ने सेनेट के फ्लोर पर खड़े होकर ये कहा था कि इमरान खान और उनकी जमात जीत गई, आप उनके मैंडेट को तस्लीम करें, क्योंकि ये मैंडेट पाकिस्तान की आवाम ने दिया। अगर कोई शख्स आपको पसंद नहीं है, ये नहीं हो सकता कि आप उस मैंडेट के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी के लोगों को इक़्तिदार में काबिज करवा दें, और आपको इमरान खान का और पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट का एहतराम करना होगा। फिर मुशाहिद हुसैन सईद ने यहाँ तक कहा कि खान साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, चूँकि वो एक सियासी कैदी हैं और उनके ऊपर जितने भी मुकदमात बनाए गए वो झूठ का पलंदा थे। आप इन मुकदमात को बनाकर इमरान खान को जेल में तो रख सकते हैं, एक मुश्किल वक्त से गुजार भी सकते हैं, लेकिन बिलाखिर उन्हें बाहर आना है। लेकिन याद रखिएगा कि उनके बाहर आते आते पाकिस्तान का बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। इन जैसे बहुत सारे और लोग भी थे जिन्होंने खान साहब के हक में बयानात दिए, और ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अभी छोड़ा नहीं था। इन बयानात के बाद उन्हें छोड़ना पड़ गया, और फिर बहुत सारे लोगों को सेनेट का टिकट भी नहीं मिला, पार्टी में उनकी जो अफादियत थी वो सिफर हो गई, और फिर बिलाखिर पार्टी ने उन्हें खैर बात कह दिया। तो ये तमाम लोग इमरान खान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से जी इस वक्त राब्ते में हैं, और दोनों तरफ से पैगामात जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। और इमरान खान से राब्ता कैसे हुआ, आपको व्यूअर्स बता दें कि चंद हफ्ते पहले साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खान लोधी ने यह दावा किया था कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से राब्ता किया था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद साहब जो हैं, बहुत सारे जर्नैल उनके भी शागिर्द हैं, और एक उनका एक इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी बात को समझते भी हैं, मानते भी हैं, और एक बड़ा कंप्रीहेंसिव स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग्स आपको उनकी नजर आएंगी। और मुशाहिद हुसैन सईद साहब उन लोगों में से हैं जिन्होंने हाल ही में कुछ दिन पहले जो है नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत सख्त बातें की, और वो ये समझते हैं कि अब नवाज शरीफ साहब का जो वक्त है पाकिस्तान की सियासत में ख़त्म हो चुका, और अगर किसी का वक्त अभी बाकी है और वो है खान साहब, चूँकि उनके साथ आवाम की ताकत जो है वो खड़ी हुई है। अच्छा, अब उन्होंने ये भी कहा जी, जो लोधी साहब हैं, कि उनके इल्म में है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से बिलवास्ता राब्ता किया। अब खान साहब को पैगाम क्या दिया गया? पैगाम ये दिया गया जी कि वो तस्लीम करें कि 9 मई के हमलों की मनसूबाबंदी उन्होंने की थी, और इसके लिए वो माफ़ी मांगे और यकीन दहानी करवाएं कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ये बात तो खान साहब से बहुत पहले की हो रही है कि आप ऐसा करें, जैसा सब लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं कि 9 मई के वाक़यात जो थे वो करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और मास्टरमाइंड मैं था। तो क्या खान साहब जो हैं
وہ اتنے ہی بچے ہیں کہ وہ کسی کی بات مان کر یہ بیان دیں گے. اگر خان صاحب نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات ماننی ہوتی تو کبھی بھی عمران خان کی حکومت نہ گرتی, اور جنرل باجوہ کی حکومت جو اس وقت وہ باتیں کرتے رہے, وہ بات مان کر خان صاحب اپنی حکومت کو بچا سکتے تھے, لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا. تو آج لودھی صاحب, خان صاحب یہ 9 مئی کا بیانیہ جو جھوٹا بیانیہ ہے اسے کس طرح مان کر سچ کر دیں. اب خان صاحب نے جی جواب کیا دیا, انہوں نے 9 مئی کے حملوں کی منصوبہ بندی نہیں کی تو کس طرح اس کو تسلیم کر لیا جائے. اور اب بھی عمران خان صرف ایک ہی پیغام ہے کہ میں ضرور بات کروں گا, لیکن پہلے مینڈیٹ واپس کیا جائے یا پھر ری الیکشن کرائے جائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. پاکستان کی عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے, پاکستان کا مینڈیٹ کس کے پاس ہے, اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے. اور جب تک جس طرح سے مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا, اگر فیصلہ نہیں ہوگا عمران خان کسی صورت بھی جو ہے وہ بات نہیں کریں گے, اور پھر وہ لوگ جنہیں قید کیا گیا ان کو بھی رہا کرنا ضروری ہے. اب ویورز مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ حالات اور یہ رابطے ایک طرف ہو رہے ہیں, اور کیا عمران خان کے مطالبات کو تسلیم کر لیا جائے گا. میں آپ کے سامنے نا ایک اور ایگزامپل بھی رکھ دیتا ہوں کہ خان صاحب نے کیوں انکار کیا اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے. کچھ دن پہلے کی بات ہے نا, 2 روز پہلے براہ راست جنرل عاصم منیر کا انہوں نے نام لیا اور ان کے حوالے سے بیانات دیے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ برف پگھلے گی, کشیدگی کم ہوگی. ہاں کوشش جو ہے وہ ضرور ہو رہی ہے کہ کسی طرح عمران خان کو جو ہے منایا جائے اور اپنی ٹرمز کے اوپر منایا جائے. حامد میر صاحب نے مجھے ایک بات کہی اور انہوں نے کیا کہا کہ عمران خان فتح ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. 3 اشخاص کو جو مختلف وقتوں میں پیغامات لے کر آئے, انہیں کہا کہ جس نے تمہیں پیغام دے کر بھیجا اسے کہہ دو جا کر کہ تم نے باقیوں کو فتح کر لیا, لیکن خان فتح نہیں ہو سکتا. اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو پولیٹیکل فیس سیونگ اسے کہنی چاہیے کہ یا پھر غلطی کا احساس اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بخوبی ہے, اور جو پولیٹیکل جس طرح سیاستدان فیس سیونگ کرتے ہیں نا, اسی طرح یہ فیس سیونگ کے لیے کچھ لوگوں کو نا ایکٹیو کر دیا گیا کہ یار جن کو ہم نے بٹھایا تھا یہ تو نالائق نکلے, IMF سے بات نہیں ہم کر سکتے, ہم کسی اور سے بات نہیں کر سکتے. اگر سب کچھ ہم نہیں کرنا ہے, انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں ہم نے لے کر آنی ہے, تو ہم نے کیا تمہیں صرف فیتے کاٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے. اور جو تم کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب, آپ کو یاد ہے نا, پاکستان آنے سے پہلے جی ہم سعودی عرب جائیں گے, انویسٹمنٹ کاروباری شخصیات سے ملاقات کریں گے اور ایک بڑی انویسٹمنٹ جو ہے ہم پاکستان لے کر جائیں گے. کیا بنا اس انویسٹمنٹ کا؟ صرف باتیں تھیں, اور ان باتوں کا اور اس فرینچائز کا جو ہے نہ چلنا یقینی تھا, جو ہم نے اب دیکھ لیا. اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ احساس پیدا ہو گیا. ویورز, یہ دی گریٹ گیم ہے اور ایک طرح سے یہ آخری مارکا ہے, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی گریٹ گیم کا اس وقت آخری راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. وہ کھیل جو مائنس عمران خان سے شروع ہوا تھا اب اس نہج پر آ گیا جہاں پر ونر کا فیصلہ ہونے والا ہے, کون کس پر کتنا حاوی تھا. اور ویورز, اس پورے کھیل کے ساتھ جڑے ہوئے 10 اہم ترین سوالات جو یہ فیصلہ کر دیں گے کہ عمران خان سسٹم کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اب کیوں ضرورت ہے. سوال نمبر 1, خان صاحب اڈالہ جیل کے اندر ٹاس کرتے ہیں, ٹاس ہار جاتے ہیں, لیکن میچ وہ جیت جاتے ہیں. خان صاحب پر کیسز بنے, سزائیں ہوئی, جیل ہوئی, پارٹی توڑی گئی, پلینگ فیلڈ چھین لی گئی, بلہ چھین لیا گیا, امیدوار اور کاغذات نامزدگی چھینے گئے, بشرا بی بی کو سزا آپ نے سنا دی, سب کچھ کر لیا. لیکن اس کے باوجود 3 اہم ترین چیزیں ہوئی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں, اور کسی سیاستدان کے لیے اس سے بڑے اعزاز کی بات نہیں ہوگی کہ وہ جیل میں بیٹھا تھا لیکن پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی تھی اور اسے جتوا دیا. 8 فروری کو PTI اور عمران خان کو سب سے زیادہ مینڈیٹ ملتا ہے جی. پھر عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف کے بارے میں بالخصوص بیانیہ مزید سخت ہو گیا. آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا ہوگا کہ خان صاحب بار بار جنرل عاصم منیر کا نام لے کر بات کرتے ہیں, اور اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. خان صاحب جیل میں ہیں, آپ جیل میں کسی کو رکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہاں رکھیں گے کسی کو, اور کتنی سختیاں آپ کسی شخص کے اوپر جو ہے وہ ڈالیں گے, اس سے زیادہ اور کیا ہوگا. اور اب یہ احساس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہو گیا کہ جس کو ہم توڑنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ٹوٹا نہیں بلکہ وہ بہت سارے لوگوں کو توڑ دے گا. اسٹیبلشمنٹ پر عمران خان کی مقبولیت کا دباؤ جو ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے, اور اب یہ کیفیت ہے کہ ملک میں یہ بحث ہو رہی ہے اور کیا سرائیاں بھی چل رہی ہیں کہ عمران خان سے بات چیت کے لیے اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو چکی ہے. اس کو احساس ہو رہا ہے کہ عمران خان کو انگیج کیے بغیر
पाकिस्तान की मईशत और मामलात हल नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोजेक्ट माइनस इमरान खान जो था वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। अब इमरान खान जितना अरसा मजीद जेल में रहेंगे उतना वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक मुश्किल बनते जाएंगे, और दूसरी तरफ अवामी हमदर्दी इमरान खान ही समेटेंगे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में। व्यूअर्स, मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि ये जो दूसरा सवाल है वो शहबाज हुकूमत के साथ जुड़ा हुआ है, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट शहबाज हुकूमत की नैपियां आखिर कब तक बदलेगी। ये दूसरा अहम तरीन महाज और सवाल है। वो हुकूमत जिसकी उंगली पकड़कर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसे इस वक्त चला रही है, आप सपोर्ट करते हैं, आप उसे चलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कारकर्दगी सिफर है। इसीलिए आपको अपनी मर्जी के लोगों को काबीना में शामिल करना पड़ा। वो लोग जो दुनिया की ताकतों से बातें कर रहे हैं वो मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि आपके बीरबल हैं जो इस वक्त अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और खैरात का तकाजा जो है वो किया जा रहा है। व्यूअर्स, शहबाज हुकूमत में इख्तलाफात भी आपको नज़र आ रहे होंगे। एक तरफ नवाज शरीफ, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, और वो लोग जो नवाज शरीफ के कैंप के हैं वो खुद से ही बात कर रहे हैं। यानी उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किस तरह शहबाज हुकूमत की नैपियां बदल रही है इसके ऊपर मोहर लगा दी। राना सनाउल्लाह ने और जवेद लतीफ़ ने यहाँ तक कहा कि जनाब ये हुकूमत हमारी नहीं थी, बल्कि ये हुकूमत किसी और की थी, इमरान खान की थी। ये मैंडेट उसका है जो चोरी करके, डाका डाल के हमारी झोली में डाल दिया गया। सवाल नंबर 3 ये है कि बाबूजी आप के लिए सिर्फ यही अब इस पूरी सियासत में बचा है, और यही जुमला कि बहुत देर हो गई और अब आपके पास कुछ नहीं है। खान साहब जेल में बैठकर अवामी मकबूलियत के साथ पाकिस्तान में इस वक्त हर घर में, हर तज्जिए में, हर इक़्तिदार की राहदारी में आपको नजर आएंगे, और उन्हीं के ऊपर सियासत जो इस वक्त घूम रही है। आप पाकिस्तान की सियासत से मुकम्मल तौर पर लापता हो चुके हैं। इसीलिए बहुत देर हो गई, क्योंकि अगर आप सहारे तलाश करके और सहारों पर बैठकर, कंधों पर चढ़कर सियासत में और पाकिस्तान में वापसी तो कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के सामने शायद ये वापसी अब कभी नहीं होगी। नवाज शरीफ इंतखाबात में सादा अक्सरियत से महरूम होने के बाद मुसलसल सकते और खामोशी की हालत में बोल नहीं रहे, सिर्फ इशारों में अब बातें करते हैं और रोटियां चेक करते हैं। हालिया दिनों में बहुत क्यासराई हुई है कि मियाँ साहब बहुत जल्द अपनी जुबान खोलने वाले हैं, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से लब कुशाई करके वोट को इज्जत जो है वो नहीं दिलाई जा सकती, बल्कि अब ये बयानिया हमेशा के लिए दफन हो गया। अगर नवाज शरीफ साहब जुबान खोलते हैं तो एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म भाई है, और फिर वज़ीर-ए-आला जो पंजाब की हैं उनकी बेटी हैं, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बराह रास्त जद में आ जाएंगी। इसीलिए बाऊजी के लिए खामोशी जो है वो बेहतर है, और इस खामोशी का नुकसान उन्हें ये हुआ कि अडाला जेल में बैठे हुए खान साहब जो हैं मुसलसल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, और खान साहब के इस ललकारने को हसरत भरी निगाहों से नवाज शरीफ बाहर बैठकर देख रहे हैं, क्योंकि वो बयानिया जो नवाज शरीफ चाहते थे कि वो उसे अपनाएं, अब शायद उनकी इस हुकूमत के साथ और इसकी कारकर्दगी के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया। और ये मार्जिन जो इस वक्त खान साहब के पास है, शायद ये मार्जिन नवाज शरीफ के पास नहीं है। इसीलिए उनके लिए बेहतर होगा कि वो खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि बाऊजी अब बहुत देर हो चुकी है। सवाल नंबर 4, सियासी जमातों को और कितना हांका जो है वो लगेगा। पाकिस्तान की सियासी जमातें, आपने हमेशा से ऐसे देखा कि एमक्यूएम को इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि माइनस हो जाओ, वो माइनस हो जाती है, प्लस हो जाओ, वो प्लस हो जाती है। उन्हें कहा जाता है कि खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाते हैं। बाप पार्टी और फिर दीगर जमातें जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं, आईपीपी, आपने देख लिया कि वहाँ पर क्या हुआ। वो लोग जो इसमें इस उम्मीद से शामिल हुए कि शायद सभी जीत जाएंगे, जीत तो दूर की बात है, लोगों की ज़मानतें जो हैं वो जब्त हो गई और जीत उनके हिस्से में नहीं आई, और उन्हें फिर कहना पड़ा कि एक नाकाम प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सारे सियासी घरानों को जो है वो उनके नसीब में सिर्फ तबाही आई। इस्टेब्लिशमेंट के लिए अब अहम सवाल ये भी है कि नून लीग के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, बाप, काफ लीग समेत दीगर छोटी जमातों को और कितना हांका लगाना है और लाइन में खड़ा रखना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोशी के साथ एक के बाद एक जो आईनी ओहदा लेते जा रही है, और जबकि तमाशा जो है वो बाहर बैठकर पाकिस्तान की हुकूमत और काबीना का देख रही है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजीद कितना खामोश रहेगी और हवा का रुख बदलता देखकर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कब आंखें दिखाएगी? व्यूअर्स, दूसरी छोटी जमातें भी कब तक यस सर कहेंगी और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को आखिरी मार्के पर अब गौर करना होगा, क्योंकि हवाओं का रुख और इमरान खान का जेल में बैठकर जो पैगाम है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, जो डायरेक्ट पैगाम दिया गया, वो बड़ा वाज़ेह है कि इन हालात में इमरान खान किसी सूरत भी जो है वो डील नहीं करेगा। व्यूअर्स, जो पांचवा महाज है और जो सवाल है और जो इमरान खान की वापसी का तकाजा कर रहा है वो है जजेस की बेबसी। अब जजेस की बेबसी के साथ ना बहुत ज़्यादा जिस तरह उनके खिलाफ घेरा तंग किया गया, तो बेबसी के साथ अब उनकी बस हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद अब अदलिया एस्टेब्लिशमेंट का मजीद कितना दबाव बर्दाश्त करेगी और क्या अब जजेस को लगता ये है कि मजीद वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इमरान खान के खिलाफ बतौर इदारा इस्तेमाल होने के लिए ये जजेस जो हैं वो तैयार नहीं हैं? क्या इन एस्टेब्लिशमेंट को ये सिग्नल इन तमाम जजेस की तरफ से ये मिल रहा है कि अदलिया खड़ी हो गई है और वहाँ से अब यस सर की आवाज़ हमें नहीं सुनाई देगी, लिहाजा हमें अब अपना बंदोबस्त करना है और कश्तियाँ जो हमने सारी की सारी जला दी, अब हमें वापस साहिल की तरफ जाना है? सवाल नंबर 6, नाकाम मईशत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हुकूमत वक्त के लिए शायद ये कब्रिस्तान साबित होगी। जैसे जैसे मईशत नीचे जाएगी वैसे वैसे इसका डिस्क्रेडिट पाकिस्तान की हुकूमत और उनके लाने वालों के खाते में जाएगा, क्योंकि मईशत चलाने के लिए जो भी तुरम खान वो पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट पर बैठाती है वो एक एक करके सब नाकाम हो चुके। नाकाम मईशत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक तरह से उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। और ये जो 7वां महाजन है ये है IMF का। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक नुमाइंदा वाशिंगटन में बैठा हुआ है और वो तरले कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि खुदा के लिए हमें कर्जा दे दिया जाए और अगर कर्जा हमें ना मिला तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता उसका दिवालिया निकल जाएगा। और खैर लोग तो पहले से कह रहे हैं, जो वफाकी वुज़रा हैं वो पहले से बता चुके हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम आवाम को रिलीफ दे सकें और अगर आपको इस महाज से नाकामी होती है तो आप पाकिस्तान के 3 एयरपोर्ट्स को PI को बेचकर क्या मईशत का पहिया चला सकते हैं? आप कभी भी नहीं चला सकते। आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा, बिजली के बिल नीचे नहीं ऊपर जाएंगे, महंगाई जो है उसके नए रिकॉर्ड आपको बनते हुए पाकिस्तान में नजर आएंगे। तो ये 7वां महाज है जो इमरान खान से बात करने पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त मजबूर कर रहा है और इस सवाल का पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जवाब ढूंढ रही है कि हम किस तरह इमरान खान को ऑन बोर्ड करें और मईशत और अवामी मैंडेट और जो सपोर्ट है उसके साथ हम इस हुकूमत को चलाएं। और सवाल नंबर 8, डोनाल्ड लू ने इमरान खान को किस तरह सच्चा साबित कर दिया? पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन में आलमी बैंक के साथ मीटिंग के दौरान डोनाल्ड लू के साथ बैठता है, ब्रीफिंग देता है, ब्रीफिंग लेता है और सवाल ये पैदा होता है कि डोनाल्ड लू साहब जो हैं वो किस हैसियत में हमारे वज़ीर ख़जाना से मिलते हैं। मईशत की बात आलमी बैंक से हो सकती है, IMF से हो सकती है, लेकिन डोनाल्ड लू के पास किस किस्म का मैंडेट था कि वो हमारे वज़ीर ख़जाना से मीटिंग कर रहा है, ब्रीफिंग उससे लेता है और बदले में उसने क्या दिया और क्या तकाजा किया? क्योंकि उसकी डोमेन नहीं है। इसहाक डार साहब को जाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, लेकिन डार साहब वहाँ से लापता थे। डोनाल्ड लू साइफर का मरकज़ी किरदार है और खान साहब ने डोनाल्ड लू के बारे में जो बातें कही थी ना कि बेनिफिशरीज कौन हैं, जिन्होंने हुकूमत को ख़त्म करवाया वो आज बेनिफिशरी हैं और इस हुकूमत में बैठे हुए हैं और डोनाल्ड लू से एक टेबल पर बैठकर पाकिस्तान की मईशत की बात कर रहे हैं, जिसको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है। लू की इस मीटिंग ने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है कि जिनमें ये भी शामिल है कि आखिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का लू के साथ क्या ताल्लुक़ है। सवाल नंबर 9, दहशतगर्दी का नया अजाब नाजिल हो गया और आपने देखा कि पाकिस्तान को जो जंग ज़दा ममालिक में शामिल किया गया उसमें दहशतगर्दी भी एक बुनियादी वजह है। मुल्क में जी इस वक्त दहशतगर्दी का एक नया स्पेल शुरू हो चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी और जो इंजीनियर्स हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। दहशतगर्दों के इस वक्त ये तमाम लोग निशाने पर हैं। इस्टेब्लिशमेंट को अब ये देखना है कि इस नए अजाब का क्या करना है। और फिर सवाल नंबर 10,
प्रोजेक्ट माइनस इमरान खान की नाकामी के बाद अब होगा क्या और मसले का हल क्या है? व्यूअर्स, इमरान खान को माइनस करने का प्रोजेक्ट कितना नाकाम हुआ ये 8 फरवरी के बाद से वाज़ेह हो गया। अब आगे क्या करना है, किससे बात करनी है और किससे जान छुड़ानी है, डैमेज कंट्रोल कैसे होगा और मामलात अब आगे कैसे चलेंगे, ये आखिरी अहम तरीन सवाल है जिसका पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आखिरी मार्के में जवाब ढूंढना है। सवाल नंबर 11 कि फजल रहमान साहब का मुंह जो है वो कैसे बंद किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ फजल रहमान ने भी हल्की फुल्की जो है वो ढोलकी बजाना शुरू कर दी है। पशीन से मौलाना ने अपनी तहरीक का आगाज़ कर दिया है और पशीन जलसे में मौलाना क्या कहते हैं कि हमने 2018 की धांधली के खिलाफ तहरीक चलाई, 2024 में 2018 से बड़ी धांधली हुई। पहले कहा कि ये असम्बलियाँ बनाई गई हैं, ये असम्बलियाँ बेची और ख़रीदी गई हैं। बताओ बलूचिस्तान की असम्बली कितनी में ख़रीदी? धांधली के ख़िलाफ़ पहले भी आगे थे और अब भी हम हमेशा आगे रहेंगे। बलूचिस्तान की सरजमीन से तहरीक उठी है, पूरे मुल्क में जाएंगे। हम इस तहरीक से जाली हुकूमत को चलने नहीं देंगे। वो लोग जो फजल रहमान के बच्चों को रेंट ए क्राउड के तौर पर इस्तेमाल करते रहे थे, अब फजल रहमान उनके लिए एक बड़ा मसला बन चुके हैं। व्यूअर्स, ये तमाम महाज चीख चीख कर एक ही सवाल कर रहे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कि हर मसले का हल इमरान खान के पास है और जब तक इमरान खान और आप एक पेज पर नहीं आएंगे, पाकिस्तान की मईशत हो, पाकिस्तान के सियासी हालात हो, पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी हो, ये तमाम मसाइल हल नहीं होंगे। क्योंकि इमरान खान ने बाहर के आकाओं के आगे सर नहीं झुकाया। वो पाकिस्तान की बात करता है, वो इमरान खान पाकिस्तान की आवाम की बात करता है, कौमी तशख़्ख़ुस की बात करता है, कौमी सलामती की बात करता है, वो हमारे बच्चों की बात करता है। इसीलिए इमरान खान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक पेज पर आना अब जो है वो लाजमी हो गया। इसीलिए फेस सेविंग के लिए ये ख़बरें और फिर इसके साथ साथ लोगों को मुतहरिक किया जा रहा है कि जाओ जाकर इमरान खान से बात करो। ये अलग बात है कि अभी ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा, लेकिन खान साहब जो हैं वो डट गए और उन्हें फतह करना शायद इतना आसान जो है वो नहीं है। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।